क्या करंट न्यूज़ को देख के हम लोग को अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर करंट सिचुएशन की बात करके चलें तो आजकल की डेट में मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो इस वॉलेटिलिटी में किसी दिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर रही है, कभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन सब के चलते मैं ये बहुत ही ज़्यादा देख रहा हूँ कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, और यूट्यूब में कई सारी वीडियोज़ फ्लोट होती रहती हैं कि पर्टिकुलर डे जिस दिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिरेगी तो आज मार्केट क्यों गिरा, उसके क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं। या फिर अगर किसी दिन मार्केट बहुत ही अच्छा रिटर्न दे देगी तो आज मार्केट क्यों बढ़ा, उसकी कोई वीडियो आ जाती है और उसके वो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस देते हैं। तो क्या वाकई में वो जो रीजंस बताते हैं और क्या वाकई में हर दिन मार्केट गिरने या बढ़ने का कोई फंडामेंटल रीजन होता है? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ तो जब भी कभी मार्केट गिरती है तो एक कॉमन रीजन तो मैंने सबसे ज़्यादा जो सुना है सब लोगों से, वो ये कहते हैं कि क्योंकि कोविड का नया वेरिएंट आ गया है और कई जगह लॉकडाउन्स लगने की आशंका है, उस वजह से मार्केट गिर रही है। रशिया यूक्रेन में वॉर हो सकती है, शायद उस वजह से मार्केट गिर रही है। और कभी भी मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो कभी हम लोग को सुनने में मिलता है कि बजट बहुत ही अच्छा आ गया है या क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए हैं कंपनीज के, इस वजह से आज मार्केट ने बूम दिया है। तो क्या वाकई में ये सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं हर पर्टिकुलर डे के मार्केट गिरने या बढ़ने के लिए? तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरे को तो ये सारे रीजंस बिल्कुल नहीं लगते हैं। हालांकि कुछ लेवल तक इन्फ्लुएंस इन रीजंस का भी है मार्केट के गिरने या बढ़ने पे, लेकिन जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हम लोग ने पिछले 5-2 महीनों से देखी है, ये रीजंस उनको किसी भी तरीके से डोमिनेट नहीं कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर क्या है रीज़न एक्चुअल में मार्केट में वॉलेटिलिटी होने का? तो इस चीज़ को जानने से पहले कुछ और चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पहली चीज़ जो हम लोग को समझनी होगी कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे ऐसे क्या इवेंट्स हो रहे हैं जिन इवेंट्स की वजह से मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी हो सकती है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करके चलें तो वो इंडिया लेवल पे भी एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल इंडिया में क्या चीज़ें हो रही हैं, कि लाइक फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन नंबर्स कैसे हैं, जीडीपी की ग्रोथ कैसी प्रोजेक्ट हो रही है, या फिर ओवरऑल इंडस्ट्री परफॉर्मेंस कैसा है। और इसको ग्लोबल लेवल पे भी देखा जा सकता है। तो अगर हम लोग केवल इंडिया लेवल को देख के चलेंगे तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जब भी इस तरीके का कोई एनालिसिस करना चाहिए मार्केट लेवल पे, तो हम लोग को ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स देखने चाहिए रादर देन कंट्री स्पेसिफिक इंडिकेटर्स देखने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री स्पेसिफिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैटर नहीं करते, बट इन जनरल ग्लोबल इकोनॉमिक लेवल पे जो भी मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक अगर अलाइन कर रहे हैं आपकी कंट्री स्पेसिफिक इवेंट्स, तो आपको ग्लोबल इकोनॉमिक को ही स्टडी करना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। अब जब भी मैं ग्लोबल इकोनॉमी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मतलब मैं मेजरली बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स की। अब मैं यूएस की इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है और यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और कैसे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि यूएस में स्टॉक मार्केट के सिनेरियो कैसे चल रहे हैं। तो अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के डेटा को स्टडी करें कि यूएस में इस समय क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उससे हम काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि क्या रीज़न है करंट में स्टॉक मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी होने का। अब मैं यूएस कंट्री को ही क्यों लेके चल रहा हूँ कि जिसको हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे स्टडी करना चाहिए, क्योंकि और भी कई बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे डोमिनेट करती हैं। फॉर एग्जांपल चाइना को लेके चलें तो चाइना को मैं क्यों नहीं लेके चल रहा हूँ और केवल यूएस की इकोनॉमी की ही क्यों बात कर रहा हूँ, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है यूएस डॉलर। क्योंकि यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, इसलिए यूएस इकोनॉमी को इंपॉर्टेंस देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप पास में इवेंट्स देख सकते हो कि जब भी यूएस में कुछ भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं या फिर यूएस में स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है। इनफैक्ट यूएस में जब 2008 में रिसेशन भी आया था तो उसकी वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्टेड थी। लेकिन चाइना में कभी भी कुछ भी ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो उसकी वजह से कभी भी ग्लोबल इकोनॉमी की स्टॉक मार्केट पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता है। हालांकि वर्ल्ड रेट पे ज़रूर इफेक्ट पड़ सकता है बट स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी यूएस में कभी भी छोटी या बड़ी जो भी चीज़ें होती है तो उसकी वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि यूएस में ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो ये मैंने एक 5 ईयर का कंपैरिजन चार्ट खोल लिया अपने सेंसेक्स में और S&P 500 में, जो कि यूएस स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। तो आप इसमें ये देख सकते हो कि अपना सेंसेक्स लास्ट 5 ईयर्स में काफ़ी हद तक S&P 500 के अकॉर्डिंगली ही मूव किया है। इसका मतलब जब भी S&P 500 इंक्रीज हुआ है या फिर उसने तेज़ी दिखाई है तब तब अपने सेंसेक्स ने भी तेज़ी दिखाई है, और जब जब उसमें डाउनफॉल आया है तब तक अपना सेंसेक्स भी डाउन गया है। तो ये जो रेड लाइन इसमें है ये S&P 500 की है और ब्लू लाइन अपने सेंसेक्स को दिखा रही है। और आप इसमें देख सकते हो कैसे जब 2020 में पैंडेमिक आया था तो किस लेवल पे स्टॉक मार्केट गिरी थी, और अपना सेंसेक्स भी उसी हिसाब से गिरा था क्योंकि कोविड पैंडेमिक तब काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन था।
बट 2021 में जो कि सेकेंड वेव कोविड की थी, हम लोग के यहाँ फर्स्ट वेव से ज़्यादा डेडली रही थी। उसके बावजूद 2021 में अप्रैल और मई के अराउंड हम लोग की स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था क्योंकि ग्लोबली स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। तो सेकेंड वेव इतनी डेडली होने के बावजूद अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला था, क्योंकि काफ़ी हद तक ग्लोबल स्टॉक मार्केट डोमिनेट करती है अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के मूवमेंट्स को भी। केवल कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा हुआ है कि जब S&P 500 गिरा हो और अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट ने राइज दिया हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2021 अप्रैल की बात करके चले तब ऐसा हुआ था, और अक्टूबर लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। बट इन जनरल मोर और लेस जैसे जैसे S&P 500 मूव करता है वैसे ही वैसे अपना सेंसेक्स भी मूव करता है। अब ऐसा क्यों है कि अपना जो स्टॉक मार्केट है वो ग्लोबली स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है उस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे डोमिनेंट रीजन जो कि मेरे को लगता है वो है FIIs के इन्वेस्टमेंट। तो FIIs होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो FIIs जब भी नेट बाय या नेट सेल की पोजीशन लेते हैं तो उस वजह से अपनी स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा मूव करती है। और जितने भी मैक्सिमम FIIs होते हैं वो बेसिकली US से ही बिलोंग करते हैं, और अगर किसी अदर कंट्री से भी बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम लोग तो डॉलर में ही पोजीशंस लेते हैं। तो उससे हम मैक्सिमम कंक्लूजन ये लगा सकते हैं कि जो भी मैक्सिमम FIIs का पैसा अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लग रहा है वो US का ही पैसा लग रहा है। इसीलिए ग्लोबल स्टॉक मार्केट में जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो मूवमेंट्स इफेक्ट करते हैं अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट को भी काफी हद तक। तो इसको मैं एक चार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो कैसे रेलिवेंट है। तो ये मैंने पिछले कुछ महीनों का FIIs और DIIs माने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, माने कि हम जैसे लोग और जो डोमेस्टिक में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उनका डेटा निकाल लिया है कि नेट सेल या परचेज जो कि उन्होंने अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में की है पर मंथ। तो जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी 2022 में देख लेके चले तो FIIs ने नेट 41,000 करोड़ की सेलिंग करी है, हालांकि DIIs ने 21,000 करोड़ की नेट परचेज करी है। इसका मतलब मोटा मोटा लेके चले तो 19,000 करोड़ का नेट सेल हुआ है। इसी वजह से जनवरी में अपनी स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिरी थी। और ऐसे ही आप किसी भी मंथ में देख सकते हो। फॉर एग्जांपल दिसंबर में FIIs ने 35,000 करोड़ की सेलिंग करी थी, नवंबर में 39,000 करोड़ की सेलिंग करी थी, और अक्टूबर में 25,000 की सेलिंग करी थी। और DIIs हालांकि नेट बायर्स रहते लेकिन उनके नेट बाइंग पोजीशंस के बावजूद जो कि नेट में पोजीशन आई थी ओवरऑल मार्केट में वो नेट सेलिंग की ही आई थी। इसीलिए पास्ट कुछ महीनों से हम लोग बहुत ही ज़्यादा वॉलीटिलिटी देख रहे हैं। तो इन सारी फिगर से पता चलता है कि कैसे FIIs डोमिनेट करते हैं अपनी स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट इफेक्ट होती है और क्यों रेलिवेंट है ग्लोबल लेवल पे डेटा को स्टडी करना स्टॉक मार्केट के मूवमेंट्स जानने के लिए। तो अब समझते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है आजकल स्टॉक मार्केट में। तो 2020 में मार्च में जब पैंडेमिक आया था तो कई सारी कंट्रीज़ ने लॉकडाउन्स लगाए थे, और लॉकडाउन्स की वजह से प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी। और क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक बंद हो गई थी तो इकोनॉमिक को फ्लोट रखने के लिए कई सारी गवर्नमेंट्स ने स्टिमुलस पैकेजेस इशू किए थे। अब स्टिमुलस पैकेजेस का सिंपल मतलब था कि कई सारी गवर्नमेंट्स ने मनी प्रिंटिंग करी थी, और US में तो इस हद तक स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए थे कि लोगों को घर में फ्री चेक्स दिए गए थे ताकि वो उन चेक्स को यूज़ करके उन डॉलर्स को यूज़ करके स्पेंडिंग कर सके ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिले। तो एनीवेयर अराउंड 2020 और 2021 फाइनेंशियल ईयर की बात करके चलें तो 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स के स्टिमुलस पैकेजेस तो खाली USA ने ही इशू कर दिए थे, जिसकी वजह से लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और जिसकी वजह से लास्ट 2 ईयर्स में स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छा रन भी दिया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि लिक्विडिटी जो कि आ गई थी स्टिमुलस पैकेजेस के इशू करने की वजह से, जो कि स्टॉक मार्केट वगैरह में लगे थे। अब गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेजेस तो इशू कर दिए थे बट प्रोडक्टिविटी उस लेवल पे इंक्रीज नहीं हो पाई थी। अब स्टिमुलस पैकेजेस की वजह से लोगों के पास पैसे फ्री में आ गए थे बट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई थी, और लोगों के पास पैसे ज़्यादा थे तो डिमांड इंक्रीज हो गई थी लेकिन सप्लाई उस लेवल पे इंक्रीज नहीं हुई थी। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा। इनफैक्ट मैंने अपनी पास्ट की वीडियोस में बताया भी है लास्ट ईयर में कि कैसे इन्फ्लेशन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, जो कि आज की डेट में कर भी रहा है। तो इन सारे स्टिमुलस पैकेजेस की वजह से आज की डेट में जो USA में इन्फ्लेशन रिपोर्ट हुआ है वो है अराउंड 7%। और कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बताऊं तो जो फेडरल रिजर्व का टारगेट रहता है US में इन्फ्लेशन का वो रहता है 2% का। तो इस समय इन्फ्लेशन जो रिपोर्टेड है वो 7% के अराउंड है, तो वो तो उसके टारगेट से बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुका है। और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम इस समय काफ़ी रियल है USA में, और इनफैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में, इनफैक्ट अपने इंडिया में भी इन्फ्लेशन बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। तो अब इस इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन ले सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्स हो सकती है। और अगर हाइपर इन्फ्लेशन US में अगर आ जाता है तो उसकी वजह से डॉलर की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगी, और क्योंकि डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है तो उसकी वजह से हम लोग को ग्लोबल मार्केट में बहुत ही बड़ा हिट देखने को मिलेगा अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है। और ये चीज़ US का फेडरल रिजर्व और वहाँ की गवर्नमेंट नहीं होने दे सकते, इसलिए उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, तो बेसिकली फेडरल रिजर्व वहाँ पे 2 चीज़ें कर सकता है वहाँ के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। पहली चीज़ है क्वांटिटेटिव टेपरिंग। तो 2022 में जब पैंडेमिक आया था और जो स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए थे, जो कि मनी प्रिंटिंग एक्सरसाइज हुई थी, उस चीज़ को क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग का बेसिकली मतलब होता है मार्केट में लिक्विडिटी देना, और जब उस लिक्विडिटी को वापस से क्रब किया जाता है तो उस चीज़ को कहते हैं क्वांटिटेटिव टेपरिंग। इसका मतलब वहाँ की फेडरल रिजर्व अब पूरी कोशिश कर रही है कि लिक्विडिटी को मार्केट से कम किया जाए, और छोटे लेवल पे उसने शुरू भी कर दी है क्वांटिटेटिव टेपरिंग करना। दूसरी चीज़ जो वहाँ पे फेडरल रिजर्व कर सकता है वो है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना। अब इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज करने से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे इकोनॉमी में, तो क्रेडिट महंगा हो जाएगा। क्रेडिट महंगा होने की वजह से लोगों के लिए इजी मनी लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड गिरेगी, और अगर डिमांड गिरेगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा काफ़ी हद तक। और जब भी इंटरेस्ट रेट किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट इंक्रीज करती है तो वहाँ की स्टॉक मार्केट उस समय ज़रूर गिरती है। उसका बेसिक फंडामेंटल कारण ये होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड्स में बेटर रिटर्न देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी जो है, मनी जो है, स्टॉक मार्केट से बॉन्ड मार्केट में मूव करती है। और ये यूएस के लिए नहीं, ऑल ओवर कंट्री हर जगह एप्लीकेबल। अगर इंडिया में भी आरबीआई कल को इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है तो यहाँ पे भी आपको स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा। तो यही मेन कारण है इस समय स्टॉक मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने का। और एक और दूसरा कारण यह है कि मार्केट ने क्योंकि इतना ज़्यादा बुल रन दे दिया है, तो थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूएशन भी था मार्केट में, तो कहीं ना कहीं तो करेक्शन आएगा ही आएगा, जो कि बट नॉर्मल होता है किसी भी स्टॉक मार्केट में, कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि 3 4 5 साल लगातार बुल रन पे ही चलती रहे। थोड़ा बहुत तो करेक्शन देखने को मिलेगा ही। तो यही 2 रीज़न्स की वजह से मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि 2022 फाइनेंशियल ईयर में स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाली है। और जो रिटर्न, जो बूम हम लोग ने 2020 और 2021 फाइनेंशियल ईयर में देखा है, वो शायद अब देखने को ना मिले, और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहे पूरे 2022 फाइनेंशियल ईयर में। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ 2023 फाइनेंशियल ईयर तक भी कैरी ऑन कर जाए। तो इस समय आपको और हमको क्या करना चाहिए? क्या हम लोग को अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट से निकाल लेने चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, जो कि बहुत ही अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जिनकी रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ दिखा रही हैं, जिनके प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर अच्छे ग्रोथ दिखा रहे हैं। क्योंकि इस समय जितना भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन हुआ है, तो कई सारे लार्ज कैप कंपनीज तक के स्टॉक प्राइसेस करेक्ट हो गए, 20 30 40% तक करेक्ट हो गए, जो कि बहुत ही अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, और अपने सेक्टर में मार्केट लीडर भी हैं। तो आपको इस समय ऐसे स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपकी कैसे होनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है टोटल इन्वेस्ट करने को, तो आपको उस 1 लाख रुपीज़ को इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं करना है। उसको आप टुकड़ों में इन्वेस्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल 10,000 20,000 इन्वेस्ट करिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर पूरे 2022 ईयर में आपको उसको टुकड़ों में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी किस लेवल तक और आगे हम लोग को देखने को मिल सकती है, ये चीज़ कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत छोटे बड़े लेवल का क्रैश भी देखने को मिल जाए 2022 में। तो इस चीज़ को क्योंकि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यही रहेगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके ही इन्वेस्ट करें, जो भी आपके पास कैपिटल है इन्वेस्ट करने को। और ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करें जो कि आप इजीली 2 3 4 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2022 ईयर में या फिर इनफैक्ट 2023 ईयर्स में भी वो स्टॉक्स अच्छे रिटर्न ना दें। बट अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पिक किए हैं, तो आने वाले 3 4 5 सालों में वो आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न देके जाएंगे। तो इस समय आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, और ऐसे फंडामेंटल स्टॉक को ढूंढ के ज़रूर उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने जो भी सारी चीज़ें बताई हैं, वो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे को क्या लगता है 2022 ईयर में क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट में। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं पास में भी गलत हुआ हूँ, मैं फिर से गलत हो सकता हूँ। तो इसको किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। आप अपनी खुद की रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, और उसके बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये केवल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के और अपडेट्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।